नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में पीएम मोदी के संबोधन की। बता दें कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में आज दुनिया क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि विपक्ष के लोग सदन से भाग गए। अगर ये लोग वहां रुके रहते तो इनके घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई ये थी कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी ने जब विपक्ष उनकी सरकार के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तो उसी दौरान विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गए थे। पीएम मोदी ने गुरुवार को विपक्ष के वॉकआउट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पीएम ने कहा था, ये विपक्ष की पुरानी आदत है कि गाली दो और फिर भाग जाओ, कूड़ा फेंको और भाग जाओ। इनके पास सुनने का धैर्य नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए और वहां के गरीब भाई बहनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है। गांव शहर के बीच की दूरियां तेजी से खत्म हो रही है। आज जो लोकल है उसकी डिमांड ग्लोबल है। इसलिए वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान के साथ देश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को लॉन्च किया। आपके जिले की जो खासियत है उसे बेहतर प्रोडक्ट के रूप में मार्केट तक लाने के लिए पंचायतों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसमें जिले से लेकर देश तक आर्थिक विकास के अनंत अवसर जुड़े हैं। आप प्रयास करिए कि छोटे छोटे कामगारों को, उद्योगों को बाजार से जोड़ा जा सके, वो जैम पोर्टल से जुड़ सके। और मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आपकी जिला परिषद, आपकी जिला पंचायत वो जल्द से जल्द जैम पोर्टल से जुड़ जानी चाहिए। आपकी जिला पंचायत में जो भी खरीदना है वो जैम पोर्टल से खरीदना चाहिए। पैसे भी बचेंगे, भ्रष्टाचार जाएगा और अच्छी क्वालिटी का निर्णय आप आसानी से कर सकते हैं। साथियों, लोकल प्रोडक्ट की सफलता के लिए आज ग्लोबली जीआई टैग की चर्चा होती है। कौन सी चीज जीआई टैग है? अगर जीआई टैग है तो उसका अपने आप एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। हमारे पूर्वी भारत के पास तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर के सांसद के बड़े बयान की। बता दें कि मणिपुर के सांसद लोरहो फोजे ने बड़ा बयान दिया है। तो मणिपुर हिंसा को भड़के हुए 100 दिन से ज्यादा गंभीर वक्त हो गया है, लेकिन वहां हालात सामान्य नहीं हुए हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों तक सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है और अब इस मुद्दे को लेकर मणिपुर आउटर से सांसद लोरहो फोजे ने बड़ा बयान दिया है। मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीएफ यानी कि नागा पीपल फ्रंट के नेता लोरहो फोजे ने कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। मुझसे कहा गया कि गृह मंत्री ही बयान देंगे। लोरहो फोजे ने आगे कहा कि हमें मणिपुर मुद्दे पर संसद में बोलने से रोका गया। जहां फोजे ने आगे कहा है कि हम संसद में मणिपुर पर बोलना चाहते थे, लेकिन उच्च अधिकारियों ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि हाँ, हम बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन हमें अपने लोगों के लिए भी बोलना होगा। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किसने रोका, तो फोजे ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम बीजेपी के सहयोगी हैं, इसलिए हमें कुछ आदेशों का पालन करना होगा। बीजेपी ने मणिपुर में यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में भी बहुत काम किया है, लेकिन हाल ही में इस मुद्दे को जिस तरह से हैंडल किया गया वो गलत किया गया है। फोजे ने आगे कहा कि मैं संसद के पहले दिन से ही सदन में मौजूद था। राहुल गांधी ने मणिपुर के लिए अच्छा बोला, जिसकी वजह से ये है कि वह हिंसा के बाद ही मणिपुर गए थे और वहां के लोगों से बातचीत की थी।
इससे वहां के लोगों में उनके प्रति पर्सनल टच पैदा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर मुद्दे पर मेरा बोलना बहुत जरूरी था। हम इस मुद्दे को लेकर इमोशनल हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि वहां की स्थिति को लेकर पब्लिक कैसा महसूस कर रही है, ये हमको बोलना ही पड़ेगा। मेरी पार्टी बीजेपी के साथ मणिपुर में गठबंधन में है, इसलिए हमें गृह मंत्री को ही बोलने दिया। हालांकि हमारा बोलने का बड़ा मन था। बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की हैं। कांग्रेस के दौर पर बहुत कुछ उल्टा हुआ था, लेकिन सच ये है कि मेरा मणिपुर जल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मणिपुर जल रहा है और 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक हिंसा नहीं थमी है। ये दुखद बात है। जहां एनपीएफ सांसद ने आगे कहा कि पहले मणिपुर में हर हफ्ते कोई ना कोई मंत्री आते हैं, लेकिन हमारे कठिन समय में हमारे पास कोई भी नहीं आया। मेरे लोग मारे जा रहे हैं, वह तकलीफ में हैं। हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे कठिन समय में भी हमारे पास कोई आएगा, लेकिन अब तक मणिपुर में सरकार की तरफ से कोई नहीं गया है और सदन में भी हमें बोलने से मना कर दिया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में हुई बीजेपी नेता की हत्या का। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की महिला नेता सना खान की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की महिला नेता सना खान की हत्या का खुलासा हो गया है। सना की हत्या उसके पति अमित उर्फ पप्पू साहू ने की। इस बात का खुलासा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की पुलिस और महाराष्ट्र के नागपुर जिले की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में किया। आरोपी पप्पू को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि सना की हत्या करने के बाद उसके पति ने उसकी लाश नदी में बहा दी। जहां सना अमित से मिलने के लिए नागपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर गई थी। वहां वो 2 दिन के अंदर ही लौटने वाली थी, लेकिन वह वापस नहीं आई, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई और फिर पुलिस ने ये जांच का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान अमित ने पुलिस को बताया है कि उसने पहले सीमा को घर में भी पीटा और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। जहां उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह उसे जबलपुर से 45 किलोमीटर दूर ले गया, जहां पर उसने उसको हिरन नदी में बहा दिया। अमित ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए एक आदमी की भी मदद ली। पुलिस अब उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके अलावा पुलिस हत्या की किस तरह की और घटना का क्राइम सीन रिक्रिएट करने जा रही है, जिससे पुलिस सबूत इकट्ठा कर सके। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं असम में आई बाढ़ की। बता दें कि असम में आई बाढ़ से 175 गांव डूब चुके हैं। तो असम में बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि 6 जिलों में 27,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बता दें कि जिले धेमाजी, डिब्रूगढ़ बाढ़ के सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां धेमाजी में 9,173 और डिब्रूगढ़ में 5,676 व्यक्तियों पर इसका सीधा असर हुआ है। जहां एएसडीएमए के मुताबिक धेमाजी, डिब्रूगढ़, दररंग, जोरहाट, जोलाघाट और शिवसागर जिले में 18 राज्य सर्कलों के तहत 175 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और यहां 10,300 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोग अपने घरों को छोड़ने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी इलाकों में पहुंच चुका है और लोगों के घरों के अंदर घुस गया है। दरअसल बाढ़ में 18,400 से अधिक पालतू जानवर भी प्रभावित हुए हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में बाढ़ के पानी ने धेमाजी जिले में 2 सड़कों और एक पुल को नष्ट कर दिया। जहां असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकरण और राहत संगठनों के साथ तेजी से राहत प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। लेकिन असम में बाढ़ का असर अब खूब देखने को मिल रहा है। असम में आई बाढ़ से 175 गांव पर इसका सीधा असर पड़ा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की, जहां उत्तराखंड में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन से एक कार दबी। इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
तो उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भूस्खलन के मलबे में दबने से गुजरात के 3 तीर्थयात्रियों सहित 5 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जहां केदारनाथ यात्रा पर मार्ग फटा क्षेत्र तरसाली में गुरुवार रात भूस्खलन के कारण कार में सवार लोग मलबे में दबकर मर गए, जिससे बारिश के कारण शुक्रवार को उनके शव को बरामद किए गए, जहां मृतकों ने गुजरात के 3 और हरिद्वार का एक श्रद्धालु शामिल है। पुलिस ने बताया है कि 5वें पीड़ित की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने शनिवार और सोमवार तक राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जहां देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने 14 अगस्त तक के लिए टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि केंद्र ने प्रशासन को चेतावनी जारी करते हुए पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश प्रभावित कोटद्वार क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। साथ ही धामी के स्थलीय निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भी उनके साथ मौजूद रही, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान को गादी घाटी में क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।